हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम संविधान के जितने भी संशोधन हुए हैं सारे संशोधन वन बाई वन करके देखेंगे। अब तक आपके 105 संशोधन हुए हैं। हम एक से लेके पूरे 105 संशोधन देखेंगे। अब पूरे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इससे आपका एक माइंड मैप बनेगा। माइंड मैप बनेगा। कभी क्या होता है ना, यूपीएससी तक के एग्जाम्स में एक से दो क्वेश्चन आते हैं आपके ये संशोधन पे। आपके वीडियो में भी आए हैं पिछली बार, जो आपका 2018 का हुआ था। और भी जो एग्जाम है एक दो संशोधन पूछ दिए जाते हैं, तो कभी कभार कहीं से भी पूछ दिए जाते हैं। तो आपको एक तो सब पे आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर जो जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको मैं हाईलाइट करते चलूँगा, तो उनको आप जान लेना। ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो बैच नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐप की लिंक होगी, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको वीडियो का बैच मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ। किस लिए हुआ था? देखो, उस टाइम पे जमींदारी उन्मूलन करना था। जमींदार जो थे अंग्रेजों के मुख्य यही थे, इनके नाम ही जमीन रहती थी और फिर किसानों को ये पट्टे पे देके किसानी कराते थे, उनसे लगान वसूलते थे। तो 5 से 10% लोग ही थे जिनके पास ऑलमोस्ट सारी जमीनें थी। इस भूमि का पुनर्वितरण करना था, तो भूमि सुधार के लिए, उसी को भूमि सुधार बोला जाता है, भूमि सुधार के लिए ये सारे कानून आए। अब चूंकि संपत्ति का अधिकार जो था आपका आर्टिकल 19 में भी था ये, और आर्टिकल 31 में भी था। दोनों मूल अधिकार थे। अब संपत्ति जैसे ही किसी की छीनो, वो व्यक्ति कहाँ? आपका सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंच जा रहा था। क्योंकि जमींदार थे, पैसा भी था, वकील भी थे, और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दे रहा था, क्योंकि ये मूल अधिकार था। इसको रोकने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट रोक ना लगाए, ये पहला संशोधन लेके आए। 1950 में आपका संविधान बना, 51 में पहला संशोधन आ गया। इसमें क्या किया इन्होंने? स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति। स्वतंत्रता क्या है आपका? 19। समानता क्या है? आर्टिकल 14, 19, 31। इनके जो मूल अधिकार हैं इन पर थोड़े बहुत प्रतिबंध लगाए गए। प्लस इसको जो आपके संपत्ति जमींदारी उन्मूलन संबंधी जो भी विधियां थी उनको थोड़ा संरक्षण दिया गया। इसी के तहत क्या हुआ? 9th अनुसूची आई, 9वीं अनुसूची। इसमें जो भी कानून शामिल कर देते थे उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होता था, मतलब आप फिर कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये उसी से रिलेटेड है कि इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति संबंधित मौलिक अधिकारियों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें। भाषण तथा अभिव्यक्ति वही 19 में, ये उन्होंने थोड़ा डिटेल में दे दिया, लेकिन मेन इसका क्रक्स यही है कि आर्टिकल 19 और 14 के बेस पे जो भूमि सुधार कानून है उनको अयोग्य नहीं ठहरा सकते थे। ये मुख्य है यहाँ का जो पूछा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत नहीं रखा गया। बस इतना है कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई कानून शामिल था आपका, तो न्यायिक पुनर्विलोकन उसका नहीं हो सकता था। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त नहीं कर सकता था। दूसरा संशोधन आते हैं। दूसरा संशोधन 1952 में आया। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को क्या पुनर्व्यवस्थित किया गया। लोकसभा में क्या है? जनगणना हर 10 साल के बाद एक जनगणना होती थी। 1881 से सारी जनगणनाएं पूर्ण रूप से चली आ रही थी। तो 1951 में जो हुई, तो इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि लोकसभा में जो हर निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व होता है उसको पुनर्व्यवस्थित किया गया, सीटों की संख्या को पुनः से निर्धारित किया गया। तीसरा संशोधन देख लेते हैं, 1954 में आया। इसके अंतर्गत 7वीं, तो एक दो पहला संशोधन आपका जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, पहला संशोधन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, खासतौर से ये वाला, या भूमि सुधार संबंधी संशोधन कौन सा था, तो वही था। तीसरा जो है आपका, इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को संवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर, मतलब 7वीं अनुसूची में क्या है? संवर्ती सूची है, उसमें 33वीं जो प्रविष्टि थी खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन और आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण, उत्पादन और आपूर्ति किस पर? खाद्यान्न, चारा, कच्चा कपास और जूट आदि के उत्पादन और आपूर्ति पर सरकार को नियंत्रण दिया गया। ठीक है, और नियंत्रण। चौथा आ जाते हैं। इन सबको देखो, जिसको हाईलाइट ना करूं उसको आपको केवल एक बार पढ़ लेना है कि एक माइंड में बना रहे। चौथा संशोधन क्या है आपका?
इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। सिंपल सा है कि आपकी अगर पर्सनल कोई संपत्ति है और उसको लोकहित में उसका अधिग्रहण किया गया तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति मिली होगी या नहीं मिली होगी, तो न्यायालय इसका परीक्षण नहीं कर सकता। न्यायालय को पहले ही रोक दिया गया। आज भी आपकी संपत्ति अगर अधिग्रहण होता है तो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति दे। हाँ, ये हो सकता है कि भेदभाव नहीं कर सकती, अगर किसी को नहीं दी तो मत दो, अगर सबको दे रहे हो या एक को दे रहे हो तो फिर सबको देनी होगी। जो आपके धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, इनकी संस्थाओं की संपत्ति अगर गवर्नमेंट ने अधिग्रहण की है तो इनको पर्याप्त क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। 5वां संशोधन देखते हैं क्या है। 1955 में आया। इस संशोधन में अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधानमंडलों द्वारा अपने अपने राज्यों के, जैसे सिंपल सा समझ लो क्या है कि राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि राज्य विधानमंडल जो राज्य है उनके नाम, सीमा, या नया राज्य बना रहे तो उनकी नाम में या सीमा में परिवर्तन हो रहा है, नया राज्य भी बना रहे तो उसकी सीमा में परिवर्तन हो रहा है। तो जो जो प्रभावित राज्य हैं उनके विधानमंडल को राष्ट्रपति क्या है, एक प्रस्ताव भेजेगा, उनकी सहमति मांगेगा कि इसमें आप अपने विचार दो। वो जो भी विचार दें उसके लिए राष्ट्रपति को समय सीमा एक निर्धारित करने का अधिकार प्लस एक भेजने का अधिकार दिया गया। इसमें सिंपल सा ये है। 6 आ जाते हैं। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। क्या है ये? देखो, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं हाईलाइट करूंगा कि 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है उसमें परिवर्तन कर दिया और अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है। 7वां संशोधन देख लेते हैं क्या है। 1956 में आया। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसमें अगली 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इसके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित किया गया। तो इसमें मेनली जो आपके 3 टाइप के राज्य थे अंग्रेजों के काल के, उनको क्या कर दिया, पुनर्व्यवस्थित करके अब 2 ही टाइप के रह गए, प्लस सीटों का भी क्या पुनर्व्यवस्थित किया गया 7वें संशोधन द्वारा। 8वां देखते हैं। 8वां संशोधन क्या था। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 बार, ये जो मैंने बताया था कि SC ST को तो आरक्षण है ही केंद्र एवं राज्य विधानमंडलों में, आंग्ल भारतीय जो होते हैं उन्हें भी था, लोकसभा में 2 लोगों को और विधानसभा में 1 लोग को। इनके लिए वहाँ पर राष्ट्रपति नामित कर सकता है अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, और राज्यों में आपका कौन, राज्यपाल नामित कर सकता था। लेकिन इसको ये केवल 10 साल के लिए होता है, चाहे SC ST का आरक्षण हो या कोई भी हो। शुरुआत में भीमराव अम्बेडकर ने भी बोला था कि 10 साल के लिए आरक्षण है, फिर इसको हम क्या करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर बार ये बढ़ता है। इस बार भी इन्होंने बढ़ाया SC ST के लिए, लेकिन आंग्ल भारतीयों के लिए नहीं बढ़ाया। 104वां संशोधन यही है जो अभी बाद में हुआ कि इन्होंने SC ST के लिए आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन आंग्ल भारतीयों के लिए नहीं बढ़ाया। अब आ जाते हैं 9वां संशोधन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। 1st और 9th 1960 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए। जो बेरूबारी संघ था बाद, ये क्या है, पश्चिम बंगाल का एक पार्ट था, बांग्लादेश को दिया जाना था। उस टाइम पाकिस्तान का भाग था बांग्लादेश, ठीक है। तो इसके लिए फिर कोर्ट में चला गया मामला। तो कोर्ट ने बोला कि अगर किसी को भारतीय क्षेत्र दिया जाना है तो वो संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और नेहरू नून समझौता हुआ था तो उसके तहत दिया जाना था, तो फिर संविधान एक संशोधन हुआ और वो 9वां संशोधन था। 10वां संशोधन देख लीजिए। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंता क्षेत्रों, कौन कौन से थे पुर्तगाली अंता क्षेत्र, दादर एवं नगर हवेली, इनको भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 11वां संशोधन देखते हैं 1962। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों की, हुआ क्या था मैं सिंपल सा बता देता हूँ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव होता है
इनके चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा, इनके सदस्य देते हैं, वोट देते हैं। अब अगर राज्यसभा में या लोकसभा में या राज्य विधानसभा में सीटें खाली हैं तो ये कह के चुनाव को रद्द नहीं कराया जा सकता है कि बहुत सारी सीटें खाली थी, उन लोगों ने वोट ही नहीं दे पाया तो राष्ट्रपति ये चुनाव ये सही नहीं, ये लेके आए। दूसरा, इनको बोला गया कि ये न्यायालय में इसको क्या है, इस आधार पे आप चुनौती नहीं दे सकते हो। 12वां संशोधन देख लेते हैं। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर, देखो ये वाले संशोधन जो होते हैं ना, यूटी बनाना, राज्य बनाना, ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहलाते। अब यहाँ पे क्यों शामिल किया गया ये लॉजिक मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी राज्यों का पुनर्निर्माण होता है, राज्यों को पूर्ण राज्य बनाना, यूटी बना देना, नाम परिवर्तन, ये सब बहुत सारे इसमें शामिल हैं। इनको संविधान संशोधन में शामिल तो किया गया, लेकिन डायरेक्ट लिखा है कि 368 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये चीज़ कि अगर आप राजभाषा भाषा नहीं डालते हो, जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें नई भाषा डालते हो राजभाषा, वो भी संविधान संशोधन नहीं है। नागरिकता है वो भी संविधान संशोधन नहीं है। नए राज्यों का निर्माण है वो भी संविधान संशोधन नहीं है। यहाँ तक कि J&K को भी बनाना था तो सामान्य बहुमत से पारित हो गया था, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन ये डालेगा तो आपको पढ़ना तो है ही। तो इसके अंतर्गत क्या है, प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 13वां संशोधन 1962 देख लेते हैं। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, नागालैंड को। 14वां संशोधन 1963, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानपाल का मतलब इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिंपल सी बात है। तो इसमें विधानसभा का स्थापना, विधानपालिका की जगह विधानसभा कर लीजिए, और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुदुचेरी में। अगला आ जाते हैं 15वां संशोधन 1963। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु कितनी 60 से 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधित प्रावधान बनाया गया, जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं उनके। 16वां संविधान संशोधन देख लेते हैं 1963। इसमें क्या हुआ, देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान इसमें रखे गए। और तीसरी अनुसूची में क्या शपथ है कि विभिन्न पदाधिकारी कौन सी शपथ लेंगे। तो तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा, ये शब्द जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखो। 17वां संशोधन 1964, इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया। जो मैंने बोला कि फर्स्ट संशोधन में 9th अनुसूची आई, यहाँ पे भी 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून डाले गए। ठीक है, कि इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता था। 18वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत देखो अब ये भी राज्यों का निर्माण हुआ, वो भी संविधान संशोधन में डाल दिया। जबकि ये 368 अनुच्छेद 4 आपका क्या बोलता है कि 368 के अधीन ये संविधान संशोधन नहीं माना जाए, सामान्य संशोधन है। हाँ, संविधान में जो आपकी अनुसूचियाँ हैं उसमें भी परिवर्तन आता है। जब ये करते हो तो राज्यों के नाम में परिवर्तन आ जाता है, क्षेत्र में परिवर्तन आ जाता है, नए राज्य जुड़ते हैं, लेकिन ये मूलतः संविधान संशोधन नहीं माने जाते। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषी आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को, अगर इसी आधार पर देखो तो जो J&K बनाया गया है, और J&K को क्या यूटी बना दिया और लद्दाख को नया यूटी बना दिया। ये तो राज्य था ही नहीं, लद्दाख नया राज्य हो गया, संघ राज्य। अब ये किसी संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया, जबकि 103 103 संविधान संशोधन के आसपास ही आया था या उसके बाद आया, इसके बाद भी नहीं जोड़ा गया इसको। 18वां संशोधन, इसके अंतर्गत पंजाब का भाषी आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल को दे दिए गए जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 19वां संशोधन देख लेते हैं 1966। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। मतलब पहले क्या था, उच्च न्यायालय चुनाव याचिका नहीं सुन सकता था, अब वो सुन सकता था। 20वां संविधान संशोधन 1966, इसमें क्या है,
इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता। कुछ जिला न्यायाधीश ऐसे थे जिन पे ये आरोप लगे थे कि इनकी जो नियुक्ति हुई अनियमितता के आधार पर हुई, जो मेन प्रोसीजर था वो फॉलो नहीं किया गया। तो चूंकि यहाँ पे प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना था, तो इन्होंने क्या किया, सीधा संविधान संशोधन ले आए और उनकी नियुक्ति को वैधता प्रदान कर दी है। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा सिंधी भाषा को समझना। अब देखो 8वीं अनुसूची में भी कोई चीज़ शामिल करनी है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, उसको साधारण बहुमत से संविधान में जोड़ जरूर लिया जाता है। ये यूपीएससी के क्वेश्चन हैं, यूपीएससी का 2020 में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ जोड़ा गया तो ये भी मानना पड़ेगा। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संशोधन 1969, इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य क्या, मेघालय बनाया गया। 23वां संशोधन 1969, इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन देखो फिर से बढ़ा दिया यहाँ पे इन्होंने 10 वर्ष के लिए। इस बार जो 104 हुआ उसमें इन्होंने आंग्ल भारतीयों का नहीं बढ़ाया, अनुसूचित जाति और जनजाति का बढ़ा दिया। ये वाला फिर से एक इम्पोर्टेंट आ गया, ये बहुत बार पूछा जाता है। 24वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी ने किया था। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संशोधन के किसी संशोधन नहीं, यहाँ पे संविधान होना चाहिए, संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधन कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो वह इस पर क्या, सहमति, संपत्ति की जगह सहमति देने हेतु बाध्य होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य है कि उसको संविधान संशोधन विधेयक पे क्या, सहमति देनी ही पड़ेगी। और इस वाले क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं हटाया, ये बना हुआ है। इसमें एक और डाल दिया था कि इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको न्यायालय ने हटा दिया था, बाकी चीज़ों को मान लिया था। 26वां संशोधन 1971, इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्य, जो देशी रियासतें थी, के शासकों को विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971, इसके अंतर्गत क्या, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया। ठीक है, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संशोधन देख लीजिए, 1972 में आया था, सबका देखो सन भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को, इन दोनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जो आपका केशवानंद भारती केस हुआ था, तो केशवानंद भारती क्या थे, आपके किसी मठ के अध्यक्ष थे। ये केरल भू सुधार जो संशोधन अधिनियम था, इसी के खिलाफ एक गए थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, और इसी पे ही ये देश की पूरे संविधान को, राजनीति को बदलने वाला जो निर्णय हुआ था केशवानंद भारती, वो इसी केरल भू सुधार अधिनियम पे हुआ था। ठीक है, और इसको कहाँ, इस 19वें संशोधन द्वारा कहाँ, 9वीं अनुसूची में रखा गया था, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता, और 9वीं अनुसूची में हो जाए तो क्या, संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला आते हैं 31वां संशोधन 1973, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी, पहले 525 हुआ करती थी, अब 545 कर दी गई थी। आज भी लोकसभा के सदस्यों की टोटल 550 है, चुने जाते हैं 545, जिनमें से 543 चुने जाते हैं। 2 सदस्य थे आंग्ल भारतीयों के लिए, वो अभी चूंकि आगे नहीं बढ़ाया, तो अभी फाइनल अगर देखो तो व्यवहार में 543 है और ओरिजिनल आपकी 550 +2 होनी चाहिए। ठीक है, 32वां संशोधन देख लेते हैं 1974, संसद एवं विधानसभाओं या विधान पालिकाओं जिसकी बात हो रही है ना, विधानसभा प्लस विधान परिषद के सदस्य द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया, एवं अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। इसी आधार पर कर्नाटका में इस्तीफा दिए थे, और स्पीकर मान्य नहीं करता है। अगर आप मेल से भेजते हो, फैक्स से भेजते हो, तो वो सामने बुलाता है कि सामने आइए, बताइए क्या रीज़न है, क्यों इस्तीफा दे रहे हो। जब वो संतुष्ट हो जाएगा तभी तो, ये स्पीकर के उसमें है कि स्पीकर इस्तीफा मान्य करे या ना करे। तो इसमें क्या होता है ना, कई बार लोग जल्दबाजी में इस्तीफा दे के फिर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे एक प्रकार से उस पर
अवरोध लगाया गया कि आप तुरंत नहीं कर सकते वैसा काम। आगे आ जाते हैं। 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध रहा। तो 1947 से सिक्किम क्या था आपका? संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टेड स्टेट। इसके बाद इसमें क्या कर दिया, ये दर्जा समाप्त कर इसे संबद्ध राज्य के रूप में बना दिया गया 35वें संशोधन द्वारा। अगला 36वां आएगा तो फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके अंतर्गत सिक्किम को गया भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। अब आ जाते हैं 37वां संशोधन। 37वां संशोधन 1975, इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया कि अगर आपातकाल इमरजेंसी चल रही है तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या फिर आपका कौन हो, केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हो या प्रशासक हो, ये अध्यादेश अगर जारी करें तो इन पे क्या है, न्यायिक पुनर्विचार नहीं हो सकता है। 39वां संशोधन 1975, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। सिंपल सा बोला कि अगर इनके निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो तो उसको क्या, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, 1975। ये देखो कौन सा काल चल रहा है, इमरजेंसी आने वाली है, ठीक है, इमरजेंसी के आसपास का काल चल रहा है, तो सारी कोर्ट की जितनी भी शक्तियां थी धीमे धीमे यहाँ पे बैन हो रही, और जनता पार्टी जैसी आएगी वो सारी चीज़ें क्या करेगी, पुनः वापस करना शुरू करेगी। 1976, इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष कर दी गई, यहाँ पे कम कर दी गई, और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी, 65 ही रहने दी गई। तो यूपीएससी की 65 रहने दी, और यूपी पीसीएस अगर यूपी पीएससी की बात करो या अन्य राज्यों की बात करो तो इनकी 60 कर दी गई। 42वां संशोधन 1976, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन, ये तो सबसे बड़ा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष कर लेना, एकता और अखंडता, तो एकता नहीं जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, एकता पहले से था, तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्योंकि ये पीडीएफ है, पीडीएफ थोड़ा सा कभी कभी एरर हो जाती है, तो जो जहाँ पे भी करेक्शन में कराते जा रहे हैं। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। ये भी किया गया कि जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये इनको मूल अधिकारों पर क्या, वरीयता दी गई। अगला, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A या का भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया, सबको पता है, कई बार बात हो चुकी। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त है, संविधान संशोधन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कि संविधान संशोधन को न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। सभी विधानसभाओं में लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक स्थिर कर दिया गया, 2001 तक क्या कर दिया गया था, स्थिर कर दिया गया था, 1976 से आने वाले 25 साल तक, 2001 तक। अब 2001 में फिर इसको बढ़ा के 2026 तक स्थिर कर दिया गया। 2026 तक किसी भी विधानसभा या लोकसभा की संख्या नहीं बढ़ेगी, ठीक है, जो एमपीज हैं, नंबर ऑफ एमपीज की संख्या नहीं बढ़ेगी, खासतौर से परिसीमन नहीं होगा। अभी J&K में हो रहा है जरूर, क्योंकि इसके लिए फिक्स नहीं हुआ, उस टाइम पे ये अलग स्थिति थी, अब अलग स्थिति है। अगला आ जाते हैं, लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस टाइम पे लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को कितना, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया। अगर 5 न्यायाधीश हैं तो सभी को सहमत होना चाहिए, सर्वसम्मत। ये इंदिरा गांधी कर रही है हर चीज़, ठीक है। और अगर 5 से ज़्यादा न्यायाधीश हैं तो कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब माना जाएगा वो निर्णय सही है। नहीं तो क्या हुआ था आपका केशवानंद भारती में 7/6 से 7 पक्ष में थे, 6 अपोजिट में थे, और ये निर्णय दिया गया था।
तो यहाँ से इनके माइंड में ये चीज़ आई कि नहीं, कम से कम 2/3 चाहिए, क्योंकि यहाँ संविधान संशोधन में भी 2/3 चल रहा है। इसके द्वारा इसी में जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चल रहा है उसी की बात हो रही है पूरी। इसके द्वारा वन संपदा, वन एवं वन्यजीव, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल भी था, आदि विषयों को क्या किया गया, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये भी लिख दिया गया कि राष्ट्रपति के 74(1) की बात हो रही है यहाँ पर, कि इसके मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने हेतु कानून बनाने की क्या शक्ति दे दी। यहाँ पे ये भी दिया। ये सब इमरजेंसी के टाइम पे हो रहा है, ये देखते चलो। फिर इनकी सत्ता चली गई। अब किसकी सत्ता आ गई, जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई आपके पीएम बन गए, इमरजेंसी खत्म हो गई। तो 44वां संविधान संशोधन आया, ये जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति जो शब्द था कल ही मैंने पढ़ाया, इसके स्थान पे क्या है, सैन्य विद्रोह शब्द डाल दिया गया कि अब जब तक सशस्त्र विद्रोह ना हो, सशस्त्र विद्रोह, तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी, बाकी युद्ध बाह्य आक्रमण ज्यों के त्यों रहने दिए। आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उसका दुरुपयोग न। ये भी बोला है कि मंत्रिपरिषद की जो लिखित सिफारिश हो तभी राष्ट्रपति लगाएगा। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार था 19F और 31, इनको निरस्त करके आपका इसको 300A में विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार बना दिया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की जो उन्होंने 6 वर्ष तक कर दी थी समयावधि, उसको फिर से घटा के इन्होंने 5 वर्ष कर दिया। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की फिर से इन्होंने क्या अधिकारता दे दी, जो नहीं थी। तो ये आपके 42वें 42nd और 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। अब आते हैं 50वें संविधान संशोधन, 1984 में हुआ है। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की, 33 में क्या है कि इनके मूल अधिकार, जो भी सैन्य है, खुफिया विभाग है, पुलिस वाले, इनके मूल अधिकारों को क्या है, सीमित कर सकती है संसद कानून बनाकर। तो यही है कि इनकी संपत्ति की रक्षा वगैरह करने हेतु, आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने हेतु, ठीक है, और इनके कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का क्या है, अधिकार दे दिया गया। आगे आ जाते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर, जो दल बदल चल रहा था, इस पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो इस दल को छोड़ते हैं, जिनके चुनाव चिन्ह पर उन्हें चुनाव लड़ा था, ठीक है। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग होते हैं तो अयोग्य नहीं होंगे। पहले 1/3 था, और इसमें क्या था, दूसरी चीज 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी में दल बदल संबंधी सारे प्रावधान थे। और अगर 1/3 अलग हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा, अयोग्यता लागू नहीं होगी। बाद में इसको बढ़ा के क्या कर दिया था, 2/3, क्योंकि 1/3 भी बहुत स्पीड से हो रहे थे अलग। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 53वां संशोधन देख लेते हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 54वां संविधान संशोधन 1986 देख लेते हैं। इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दे दिया गया। देखो, सेकंड में क्या आपका वेतन है, भत्ते हैं, सेकंड अनुसूची। पहले में संघ राज्य और राज्यों का वर्णन है। थर्ड में क्या है, आपकी शपथ है। तो वेतन और भत्ते जो आपके थे न्यायाधीशों के, इनका निर्धारण करने की शक्ति किसको, संसद को दे दी गई। 55वां संशोधन 1986, इसमें क्या हुआ, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां, ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, बट एक माइंड मैप एक ऑर्डर में बन जाए तो ऑलमोस्ट याद करने में कोई मुश्किल नहीं, सब याद रहते हैं आसपास के। 56वां संशोधन 1987, इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यहाँ पे दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। 57वां संशोधन 1987, इसके अंतर्गत क्या हुआ, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन
इस शताब्दी के अंत तक के लिए कर दिया गया कि ये निश्चित कर दिया गया। 58वां संशोधन 1987, इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। देख रहे हो, संविधान का हिंदी संस्करण प्रकाशित करना है तो उसके लिए भी संशोधन आया था। 60वां संशोधन 1988, इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ा के 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई थी। आगे देख लेते हैं 61वां संशोधन 1989, इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा कितनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है कि मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, करने का प्रस्ताव, ठीक है। और इसके बाद 18 वर्ष के लोग वोटर हो गए थे। 1989 में आया था। 61वां संविधान संशोधन है, राजीव गांधी के काल में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको था। 62वां संविधान संशोधन 1990, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, ये भी इंपॉर्टेंट है, कल ही ये भी पढ़ाया था, जितने भी आयोग हैं उनमें आया था आपका ये। अनुसूचित जाति SC और ST आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। अभी SC और ST का आयोग क्या है, एक साथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 69वां संशोधन 1991 द्वारा क्या हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 239AA जोड़ा गया अनुच्छेद अलग से, जिसमें दिल्ली संघ राज्य के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तब से दिल्ली में क्या है, अब सरकारें बनती हैं, वोटिंग होती, नहीं तो पहले नहीं होती थी, जैसे लद्दाख में नहीं होती। 70वां संशोधन 1992, दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में, चूंकि अब ये निर्वाचित लोग थे, दिल्ली और पुदुचेरी दो ही ऐसे आपके संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है। अब एक तीसरा बन गया है J&K, अभी वहाँ पे लागू नहीं हुआ, J&K में धीमे बन जाएगा, अभी वहाँ पे परसीमन वगैरह चल रहा है, वो हो जाएगा तो J&K में 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके सदस्य जो हैं विधानसभा के, वो तो निर्वाचित हैं, और निर्वाचित जो भी सदस्य होंगे विधानसभा के या संसद के, उनको क्या है, भाग लेने का अधिकार है राष्ट्रपति के उसमें, तो यहाँ पे इनको भी अधिकार दिया गया। 71वां संशोधन 1992 देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992-93, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची, ये 73वां 74वां तो सबको पता है, यहाँ पे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें आपके 29 विषय दिए गए जो पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1993, यहाँ पे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय दिए गए जो नगरपालिका से संबंधित है, नगरपालिका या शहरी स्थानीय निकाय। 76वां संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। फिर से ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये राज्य से संबंधित है कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों 69% आरक्षण है। समझो 50% की वैसे सीमा पार नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 69% आरक्षण है, और इसको शामिल किसमें कर दिया गया, 9वीं अनुसूची में, मतलब इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। लेकिन IR कोहिलो बाद एक आया था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि 1973 के बाद जो भी कानून बने हैं 9वीं अनुसूची में शामिल हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। क्योंकि देश में राजनीति इतनी चलती है, इनको चुनौती कौन देगा, तो शायद ये पेंडिंग है केस सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सालों से इस पर सुनवाई होनी है, बट ये आज कब पड़ी हुई है। आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को कहाँ 9वीं अनुसूची में डाला गया था। यहाँ पे 78वां संशोधन देख लेते हैं, इसके द्वारा 1995 में आया था। 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा 27, ये 9वीं अनुसूची बनी थी कि अलग अलग राज्य जो भूमि सुधार कानून बनाए, क्योंकि भूमि किसका विषय है, राज्यों का, और राज्य भूमि सुधार कानून बना रहे थे, और कोर्ट में चुनौती मिल रही थी, रद्द हो जा रहा है। राज्यों की उतनी ज़्यादा क्षमता भी नहीं थी कि वो लड़ पाएँ। फिर केंद्र ने एक 9वीं अनुसूची लेके आया कि इसमें जो भी भूमि सुधार कानून बनाओ, हम संसद से उसको इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे तो न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 27 भूमि सुधार विधियों को कहाँ है, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। इस प्रकार इसमें कुल कितने 284 अधिनियम हो गए थे 9वीं अनुसूची में। 79वां संशोधन देखो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण फिर से बढ़ा दिया गया, 25 जनवरी 2000 तक के लिए बढ़ा दी गई। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि राज्यों को अब जो प्रत्यक्ष कर हैं आपके, उनमें केंद्र को जो कुल धनराशि प्राप्त हो तो उसमें से 29% कहाँ राज्यों को मिलेगा। इस टाइम पे 41% मिल रहा है सारे करों में से, अब तो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष। 82वां संशोधन 2000 में आया ये,
इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों से आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। मेनली क्या है ना, एससी और एसटी, इनके लिए जो न्यूनतम प्राप्तांक हैं उसमें छूट दी जा सकती है सरकारी नौकरी में, वो भी कौन, राज्य दे सकते हैं, प्लस प्रोन्नति में भी दे सकती है। तो इसीलिए एससी एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था है, क्योंकि संविधान में ये चीज़ जोड़ी गई। ओबीसी के लिए ये चीज़ पदोन्नति में आरक्षण को कोर्ट ने पहले नकार दिया था। इनको भी नागराज एक बाद आया था, तो कोर्ट ने बोला था कि आप ये दे सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक तो आंकड़े चाहिए जो प्रमाणित करें कि हाँ इनकी स्थिति में सुधार नहीं आया है, और भी बहुत सारी चीज़ें की हुई थी। तो अभी तक कई राज्यों ने ये सब नहीं कर पाए अभी तक, तो पदोन्नति में आरक्षण अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन कई राज्य इसके लिए अब व्यवस्था कर रहे हैं। 83वां संशोधन 2000, इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। मतलब कई राज्य ऐसे थे जहाँ पे एससी की जनसंख्या ही नहीं, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो क्या करना है कि अब वो मजबूर थे, उनको आरक्षण करना है, लेकिन कोई जनता नहीं, तो किसके लिए करें, तो अब दे दी कि आप इनको नहीं भी प्रदान कर सकते, छूट प्रदान कर दी गई। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश मेनली था। 84वां संशोधन 2001, इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 2026 तक ये फिक्स हो चुकी है। 85वां संशोधन 2001, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था, मतलब एससी एसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको पदोन्नति में भी आरक्षण देने की व्यवस्था आपकी कब 2001 में कर दी गई थी। 86वां संविधान संशोधन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002, इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो 21A जोड़ा गया, मेनली शिक्षा का अधिकार, वो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया तथा अधिनियम के द्वारा संविधान में 51 का एक आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई, 11वीं ड्यूटी जो है। 87वां संशोधन, परिसीमन में संख्या के आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना कर दी गई। 2003 में ये संशोधन हुआ था। अगला देखते हैं, अब कुछ ही बाकी है, ध्यान से देखना। 88वां संशोधन 2003, सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। जीएसटी जो आया था ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो पहले गुड्स पे ही टैक्स लगता था, पर यहाँ से सर्विस पे भी कर का प्रावधान हो गया। 89वां संशोधन 2003, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो अभी तक क्या हो रहा था कि एससी एसटी का एक ही आयोग था, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एससी के लिए वही रहने दिया गया है 338 के तहत, एक 338A जोड़ा गया जिसमें आपका एसटी के लिए एक आयोग की व्यवस्था हुई, राष्ट्रीय आयोग। 90वां संशोधन 2003, असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, मतलब जनजातियों के अधिकारों को क्या है वहीं पर रखा गया है, उनको सुरक्षित रखा गया, और जो गैर जनजाति लोग थे उनके अधिकारों की सुरक्षा की गई है 90वें संशोधन द्वारा। 91वां संशोधन 2003, दल बदल व्यवस्था में संशोधन कर दिया गया। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता, अगर पूरे संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता मिलेगी। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः कितनी, लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। ये भी डाल दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा या विधानसभा की मंत्री जो आपका मंत्रिपरिषद बनेगी वो क्या होगी कि जो लोकसभा है, अगर तो केंद्र में जो मंत्रिपरिषद बनेगी तो लोकसभा की 543 है, तो इसके 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हो, ठीक है। जो बंदर बांट चल रही थी पदों की उस पर रोक लगाई गई। दिल्ली में 10% है। अन्य राज्य जो 40 से 50 हैं जिनकी सदन की सदस्य संख्या, वहाँ पे 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कर दिया गया। अगला आ जाते हैं, इसके द्वारा क्या हुआ है, 92वां संशोधन अधिनियम। 8वीं अनुसूची में कौन क्या जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये भी संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ये सामान्य बहुमत से ही संशोधन हो जाता है, लेकिन चूंकि संविधान में नए शब्द जोड़े जाते हैं तो मुझे लगता है इस हिसाब से इन्होंने संविधान संशोधन में डाल दिया। 93वां संशोधन देखो, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई 2006 में। संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4
के प्रावधानों के तहत की गई। इसके बाद आपका 99वां संविधान संशोधन अधिनियम इम्पोर्टेंट था, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये बनाया हुआ था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रद्द कर दिया था, ये बोल के कि ये न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको प्रभावित करेगा। तो ये रद्द हो चुका है आपका। 100वां संशोधन अधिनियम क्या है? भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। बांग्लादेश और भारत के बीच में कई ऐसे क्षेत्र थे जो अंतर क्षेत्र थे, मतलब बीच में भारत का स्थान रहता और बाहर पूरी जगह बांग्लादेश का। फिर यहाँ पे देखोगे कोई इंडिया का है, फिर बांग्लादेश का। यहाँ पे बांग्लादेश में भी ऐसे ही था कि अंदर बांग्लादेश है और बाहर इंडिया है। तो अंतर क्षेत्रों का क्या है, एक दूसरे से आदान प्रदान किया गया था। बांग्लादेश को इंडिया कम से कम 100 से ज़्यादा क्षेत्र दिए थे और बांग्लादेश ने 50 या 60 के आसपास क्षेत्र इंडिया को दिए थे। लेकिन चूंकि इसके लिए संविधान संशोधन अनिवार्य था तो आपका 100वां संविधान संशोधन इसी के लिए आया था। 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर, सबको पता है GST। 102वां संशोधन किस लिए आया था? OBC है, जो OBC के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसकी स्थापना की गई। अभी इसके पहले जो SC आयोग था वो देखता था इनके कार्य, लेकिन इसके लिए 338B जोड़ा गया और इनके लिए भी संवैधानिक एक आयोग की व्यवस्था की। 103वां संशोधन क्या था आपका? EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। इसके बाद 104वां संशोधन, ये आपका क्या था? ये था आपका कि जो आंग्ल भारतीय SC ST के लिए जो आरक्षण था वो बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए। आंग्ल भारतीयों का नहीं बढ़ाया गया, यहाँ पे इनका नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। 105वां संशोधन, टोटल 105 ही हुए अभी तक, ठीक है। तो 105वां संविधान संशोधन क्या था आपका कि जो SC BC सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, तो इनका क्या था पहले कि उसमें प्रावधान ऐसा था कि इनकी जो लिस्ट है वो केवल राष्ट्रपति तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रपति मतलब केंद्र, राज्यों को अधिकार नहीं था। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को अधिकार दे दिया गया, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। एक राज्य में कोई व्यक्ति OBC में आता है, दूसरे राज्य में हो सकता है वो जनरल में आए उसी जाति का व्यक्ति, और तीसरे राज्य में हो सकता है यही व्यक्ति SC में आए। तो राज्यों के पास अलग अलग स्थिति है लोगों की, उसी हिसाब से वो लिस्ट बनाते हैं। कोर्ट ने क्या किया कि इनका जो कानून था उसके आधार पर केवल राष्ट्रपति को अधिकार था, तो राज्यों से अधिकार छीन लिया था। फिर केंद्र ने इसमें संशोधन किया और इनको अधिकार दे दिया। तो अब तक आपके जितने भी संविधान संशोधन है सारे हो चुके। चाहे आप UPSC का प्री देने जा रहे हो तो इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें दे दी आपकी। UP PCS वगैरह और BDO वगैरह संशोधन पूछे जाते हैं तो कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया आप लोग इसको शेयर कीजिए, आपके जो भी जानने वाले हैं। GS रिवॉल्यूशन करके आपका टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पे क्लासेज चल रही हैं, पेड कोर्स चल रहा है 299 का वीडियो के लिए, और 150 का आपका चल रहा है पॉलिटी का जो GS कोर्स चल रहा है। ये डिटेल में होगा, ये वीडियो के लिए होगा। मैंने इसकी सारी जानकारी आपके कमेंट में होती है, कोई भी वीडियो ओपन कीजिए उसके कमेंट सेक्शन में जानकारी होगी कैसे ज्वाइन करना है, लिंक भी होगी, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।